अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा जो रिमेनिंग लेक्चर है ना, जो मैंने आप लोग को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूँगी। लिसनिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें इसकी स्किल्स हम लोग करेंगे, फिर इंटरव्यू की स्किल्स भी, ठीक है। अब लिसनिंग होती क्या, ये तो आप लोग को मतलब एग्जैक्टली आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि इसका बेसिक मतलब क्या है लिसनिंग। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आ जाता है हमारे पास ओवरऑल इंटरव्यू के प्रोसेस का, जिसमें लिसनिंग इज़ वन ऑफ द स्किल मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। इसमें जो है ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिसनिंग के बगैर आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इंटरव्यू का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। जो इंटरव्यू होगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको सुनोगे नहीं तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे दोगे। अब एक्टिव लिसनिंग जो है ये बहुत मैटर करती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग में हम लोग जनरली बता रही हूँ कि एक्टिव लिसनिंग में हम लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ एक चीज़ को सुनते हैं। तो जिस चीज़ को आप लोग, एक बंदा है एक बात को अटेंशन दे रहा है, दूसरा बंदा है एक बात को कंसंट्रेशन दे रहा है, फुल कंसंट्रेशन दे रहा है, तो कौन सा बंदा जो है वो कामयाब है। अटेंशन वाला नहीं, वो भी होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके, कंसंट्रेशन के। आप लोग को अगर याद हो, मैंने अटेंशन का चैप्टर आप लोगों को करवाया था कंप्लीट, जिसमें अटेंशन एंड कंसंट्रेशन था और नहीं था, ये दो चीज़ें अलग हैं। अटेंशन को आप जब थोड़ा सा नैरो कर देते हो ना, मतलब पूरी एक चीज़ को आप अंडरस्टैंड करने के लिए फुल फोकस जब एक चीज़ की तरफ कर देते तो उसको कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। अटेंशन जनरल वे में आ जाती है कि आप लोग एक चीज़ को तवज्जो दे रहे हो, सुन रहे हो, जबकि कंसंट्रेशन उससे थोड़ा सा बारीक आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो लिसनिंग क्या है, इंटरव्यू के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या पार्ट हमारे पास आ जाता है। अब कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो लिसनिंग की स्किल है हमारे पास, लिसनिंग एज अ स्किल, इसको यूटिलाइज नहीं करते और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने उनसे क्या पूछा, किया ऑब्ज़र्व किया, रीड बिटवीन द लाइन्स के, मतलब अगर इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल तो मतलब एक कॉन्टीन्यूस वे में होता है ना, स्टेटमेंट की सेंस में होता है। तो जो लिसनिंग की जिसकी स्किल नहीं होती, वो उतना स्किलफुल उसमें नहीं होता, तो वो कैंडिडेट क्या करता है कि वो नहीं सुन पाता कि एग्जैक्टली वो जो इंटरव्यूअर है वो पूछना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, सुना नहीं है, देखा होगा, एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोग का रहा हो कि अक्सर ऐसा होता है कि जब दूसरा बंदा जो सीनियर होते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो जो भी हो, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जब लिसनिंग की एबिलिटी मतलब या लिसनिंग की एबिलिटी को ना, बल्कि लिसनिंग की स्किल को अगर यूटिलाइज ना किया गया हो कैंडिडेट की जानिब से या एप्लीकेंट की जानिब से, स्टूडेंट है जो भी है, तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट फिर जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन एंड होने पे स्टूडेंट यूजुअली यही कहते हैं, सॉरी आप क्वेश्चन को रिपीट करें, या कैंडिडेट भी है, सॉरी सर मैं नहीं सुना या मुझे समझ नहीं आई। उनको समझ इसलिए नहीं आई होती, ये इस बेस पे नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल होता है, बल्कि इस बेस पे नहीं आई होती कि उन्होंने तवज्जो से सुना नहीं होता, ठीक है। वही क्वेश्चन अगर किसी और स्टूडेंट से पूछ ले, किसी और कैंडिडेट से, एप्लीकेंट से पूछ ले तो आंसर दे देते हैं। तो ये तो नहीं कि उसकी मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और दूसरे स्टूडेंट के, एप्लीकेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, नो, सिर्फ ये लिसनिंग स्किल्स को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं इसमें फ़र्क आ जाता है। एक्टिव लिसनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, विद योर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर्स एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू प्रोसेस। सारी कहानी क्लास 17 स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, लेक्चर को देखा, आप लोगों ने सुना, इंटरव्यू क्या है, सारी कहानी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि एक बंदा जब जवाब देता है, चाहे सामने पूछने वाले, सवाल पूछने वाला एक बंदा हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हो, पैनल हो पूरा मतलब, या 1-on-1, सारा प्रोसेस लिसनिंग की बेस पे होता है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं ना, जो हम कह सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के चैनल्स की जो बात है
आपको मैंने कम्युनिकेशन के चैप्टर में करवाई थी कि मैसेज को कन्वे करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना, उसको कहते हैं चैनल्स या मोड, ठीक है। किसके लिए? वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इंटरव्यूज मतलब एक बंदा और ज़्यादा हो एट ऑल टाइम ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस, तो ये बहुत मैटर करता है क्योंकि ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों के लिए होता है, उस पर फोकस होता है। अब लिसनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपसे सवाल पूछा जाए, आपने सुन लिया, उसका जवाब दिया। लिसनिंग सिर्फ वर्बली नहीं होती स्टूडेंट्स, लिसनिंग नॉन वर्बली भी होती है। नॉन वर्बली सेंस में कि आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो आपसे सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, वो आपको जज भी कर रहे हैं, वो आपको एवेलुएट भी कर रहे हैं, राइट। तो जब फिजिकल अपीयरेंस को भी वो देख रहे हैं और वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आपसे, दोनों चीज़ें वर्बल नॉन वर्बल इंटरव्यू के प्रोसेस में, और सारा मेन फोकस जो हमारा आ जाता है वो एक्टिव लिसनिंग में आ जाता है कि एक्टिव लिसनिंग बहुत मैटर करती है इसमें। So this shows to the interviewer that you are actively engaged, ठीक है, कि आप मतलब अटेंशन दे रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो उस चीज़ पे। एक्टिव लिसनिंग कैन बी अटेन थ्रू प्रैक्टिस, इसको हम हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर बार बार हम इस चीज़ को यूटिलाइज करें, मतलब प्रैक्टिस करें एक चीज़ की, ठीक है। हर स्किल जो होती है ना वो मोस्टली स्किल्स जो होती है उसको हम प्रैक्टिस के थ्रू ही उसमें मास्टर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें मास्टर हो सकते हैं, स्किलफुल कहला सकते हैं उस चीज़ के बारे में। हर एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू होती है। एक काम आपने एक बार में कर लिया, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपसे मैं आप लोग को कहूँ कि एक टेस्ट दे, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग हो या कोई भी, एक एग्जांपल है कि कुछ जल्दी टेस्ट कर लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मतलब अगर मैं कहूँगी 5 मिनट के अंदर मुझे ये टेस्ट चाहिए, तो जो थोड़ा सा लेट देते हैं तो वो भी नेक्स्ट टाइम जो है थोड़ा सा स्पीड लगा के, क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से एक तरीके से इनकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस के थ्रू जो है हमारे पास हम लोग जो है एक्टिव लिसनिंग को हासिल कर सकते हैं। दिस स्किल हेल्प्स यू स्टे फोकस्ड एंड अलर्ट इन इंटरव्यू प्रोसेस एंड विल हेल्प यू स्टैंड आउट ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, मतलब आप हायर हो जाते हो। More than half of our communication is non-verbal, which means that developing strong listening and communication skills can put you above the rest when having conversations with potential employers. हाफ से भी ज़्यादा हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो नॉन-वर्बल होती है, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स या कम्युनिकेशन को डिवेलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एम्प्लॉयर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम, या आप एक ऐसी एग्जांपल को समझ लो कि महफिल है, सिचुएशन है, उसमें आप लोग जाते हो, राइट। चले एक फैमिली में कि चले किसी की शादी है या कुछ ऐसा है, वहाँ पे आप चले जाते हो, वहाँ पे आपके कज़न्स भी होंगे, फैमिली मेम्बर्स तो होंगे, कज़न्स होंगे, बाकी फैमिली के लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, इसके अलावा कुलीग्स होंगे, फिर फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, फिर फ्रेंड्स के कुछ फ्रेंड्स होंगे, इस तरीके से। तो एक ऐसी सिचुएशन में आप जाते हो, वहाँ पे आप सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलते हो, फैमिली मेम्बर से तो नहीं मिलोगे उनके, तो आप फैमिली मेम्बर ही हो, तो रिलेटिव से मिलने के बाद आप सबसे पहले जो है प्रायोरिटी पे आप किससे मिलोगे? फ्रेंड्स से मिलोगे। तो फ्रेंड्स में अगर आपके कुछ ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ ग्रुप उस हॉल के उस साइड पे खड़ा हुआ है, तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप वर्बली कम्युनिकेट तो उनके साथ कर रहे हो, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व हो जाती है, आप यूज़ कर रहे होते हो उसको, तो फिर आपका फोकस दूसरे लोगों की तरफ भी जाएगा। दूसरे कौन से लोग? जो आपके दोस्त होंगे, साइड पे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप, इस केस में मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो, तब ज़रूरी नहीं है कि वर्बली ही कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी लिसनिंग में आती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वर्बल, ठीक है, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। तो हाफ से ज़्यादा मतलब अगर 100% हमारी कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो 50 से अबव यानी 60-70 इतने % की जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है,
और उसमें लिसनिंग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में स्ट्रॉन्ग लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाने में बहुत हेल्प आउट करती है। किसी भी एम्प्लॉयर से हम लोग कर रहे होते हैं, कोई भी बात कर रहे होते हैं, ठीक। ये तो ओवरऑल डेफिनेशन आ जाती है कि लिसनिंग होती क्या है। अब आप इस पिक्चर में देखो क्लास, बड़े मज़े की आप लोग को एक 4 सिचुएशन बताई गई हैं। इसको आगे 1 बाय 1 करके मैं करवाती जाती हूँ। सबसे पहले क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश रेपो, डिमॉन्स्ट्रेट कंसर्न, आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस, यूज़ ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस लाइक ओ आई सी, ठीक है। इस तरीके से जब हम लोग करते हैं किसी से बात करते हुए, क्यों इस तरीके, ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इसका मतलब क्या होता है, ये इससे हमें कौन सी फीलिंग आती है। Active listening techniques can help you truly understand what people are saying in conversations and meetings. Active listening techniques हमें मदद देती हैं कि हम इस बात को समझ सकें कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर मीटिंग कंडक्ट हो रही है उसमें दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, अगर कन्वर्सेट कर रहे हैं हम लोग किसी के साथ, तो दूसरे बंदे की बात को हम लोग समझ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आ जाती हैं, टेक्निक्स हैं बेसिकली। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में क्लास हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, मेन चीज़ क्या है, ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो रैपो बिल्ड होगा, इस्टेब्लिश हो जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेट कंसर्न, दूसरे के लिए हम जब एम्पैथी शो करते हैं, ठीक है, हमदर्दी से थोड़ा डीपली अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करो, सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में हमारे पास बिल्ड ट्रस्ट, ये तो हो गया। डिमॉन्स्ट्रेट कंसर्न की दूसरे के लिए, अच्छा सिंपैथी और एम्पैथी में फ़र्क क्या है। सिंपैथी मीन्स कि आप किसी इंसान से हमदर्दी शो करो उसके लिए, ठीक है। एम्पैथी उससे थोड़ा सा गहरा है, इस सेंस में कि आप जब दूसरे इंसान को, मतलब अपने आप को दूसरे इंसान की जगह पे रख के उस तकलीफ़ को या उसकी कैफियत को समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, थोड़ा गहरा आ जाता है इस सेंस में। आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछना, और यूज़ ब्रीफ वर्बल अफर्मेशंस लाइक ओ आई सी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये कोई बात कर रही है, ठीक है, मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, मतलब ये तो हमारे पास एक कार्टून टाइप पिक्चर्स है, कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा हो, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या होती है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदा जब बात करते हैं तो दूसरे से सर नहीं हिला रहा होता कि हाँ हाँ मैं सुन रहा, नहीं। तो मतलब इस बात से कि हम लोग हमारा इंटरेस्ट है दूसरे इंसान की बात में, तो हम लोग यूजुअली कहते हैं ओह अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ये बात ऐसी हुई, तो वो दूसरा सामने वाला बंदा भी उस बात को जारी रखता है। इससे क्या शो होता है, इससे क्या ज़ाहिर होता है, उस बंदे, हमें ऐसा लगता है कि उस बंदे का हमारी बात में, हमारी कहानी में या जो भी बात है उसमें दिलचस्पी है, ठीक है, तो हम ये उस बात को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है। अब ये जो है, ठीक है, इसमें एम्पैथी है, ज़ाहिर हो रही है इस पिक्चर में, मतलब ये कोई ऐसी सिचुएशन में है, कोई अपसेट मूड है, सैड है, ग्रीफ है, जो भी है, और ये हमदर्दी नहीं है जैसे सिंपैथी, एम्पैथी है। अच्छा, ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, रेपो इस्टेब्लिश तब होती है। रेपो जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो आपको, मतलब दूसरे इंसान का आप पे इतना जब भरोसा एतमाद हो जाता है, तब जाके वो आपसे अपनी कहानी शेयर करता है। यूजुअली ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब इसको अगर साइकोलॉजी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ स्टार्ट में कि साइको सोशल हिस्ट्री टेकिंग के उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये जो है रेपो बिल्डिंग यूजुअली आ जाता है उसमें आ जाता है। आगे देखिए जी, जनरल लिसनिंग टाइप्स, देर आर या द मेन 2 टाइप्स ऑफ लिसनिंग हमारे पास कौन सी हैं, जो कि फाउंडेशन है सारी लिसनिंग सब टाइप्स की। डिस्क्रिमिनेटिव है और कम्प्रिहेंसिव है। डिस्क्रिमिनेटिव क्या है, इट इज़ फर्स्ट डेवलप्ड एट वेरी अर्ली एज हम कह सकते हैं, या स्टेज कह सकते हैं। परहैप्स डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग डेवलप्स थ्रू चाइल्डहुड एंड इनटू एडल्टहुड. As we grow older and develop and gain more life experiences, our ability to distinguish between different sounds is improved. Not only we can recognize different voices, but we also develop the ability to recognize the differences in the way that sounds are made.
This is fundamental to ultimately understanding what these sounds mean. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है क्या? ये वो टाइप है हमारे पास, जनरल टाइप है हमारे पास लिसनिंग की, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे डेवलप हो जाती है, ठीक है, चाइल्डहुड हम कह सकते हैं, और चलते 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 एडल्टहुड के टाइम पीरियड तक, ठीक है, यानी एज हमारी जब 40, 30, 40, 50 तक हो जाती है, तो इस टाइम पीरियड तक जो है ये डेवलप हो रही होती है। लेकिन स्टार्ट कब होती है? जब हम बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वेरी अर्ली स्टेज, उस टाइम पे। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो डेवलप कर रहे होते हैं, हासिल करते हैं, गेन करते हैं, और भी मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम हासिल कर रहे होते हैं। हमारे में अंदर ये एबिलिटी आ रही होती है उस चीज़ के साथ कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं, फ़र्क करना समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, फ़र्क कर सकते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मुख्तलिफ आवाज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये अच्छा ये मेल की आवाज़ है, ये फीमेल की, ये चाइल्ड की, ये ओल्ड एज किसी बंदे की, नहीं, बल्कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वो किस तरीके से वो उनकी किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फंडामेंटल टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट साउंड्स मीन। Differences include many difficulties recognizing foreign languages, distinguishing between regional accents, and due to the emotions and feelings of the speaker. किसी भी लिसनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ हम ये नहीं देखते कि हम सिर्फ ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते क्लास कि ये मेल की आवाज़ है, फीमेल की आवाज़ है, ठीक है, साउंड बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रही है कुछ, इसको सिर्फ हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ हमारी वो एबिलिटी जिसमें हम लोग दूसरे लोगों की कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, इसका अच्छा एक्सेंट क्या है, उन लोगों के इंग्लिश बोलने का अपना एक्सेंट होता है, हमारे पाकिस्तानी के जो इंग्लिश बोलने का अपना एक्सेंट है, सो सारी चीज़ों को देखते हैं। क्लूज़ है हमारे पास, ठीक है, क्लूज़ टू द इमोशंस। इस लिसनिंग के थ्रू हम दूसरे इंसान से जब बात कर रहे होते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हमें ये बताती है कि दूसरे इंसान के इमोशंस क्या हैं। मतलब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो फ़ोन पे अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो, लाइव नहीं कर रहे, मतलब आप उसके चेहरे को देख नहीं रहे, पर आप फ़ोन पे उससे बात कर रहे हो, लेकिन आप समझ जाओगे, आप ये बता सकते हो कि ये बंदा खुश है, अपसेट है, सोया हुआ था या सो के उठ के बात कर रहा है या थका हुआ है, इसको कहते हैं इमोशंस, ठीक है। रो रहा है, हंस रहा है, फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। Being able to distinguish the sound made by somebody who is happy, sad or angry, stressed, for example, ultimately adds value to what is actually being said and of course does aid comprehension. और इसी तरीके से ये सारे स्ट्रेस आ गया, टेंशन में अगर एंग्री मूड में, सैड में, हैप्पी है, वटएवर, जिस भी इमोशन स्टेट में है वो, ये हमारे पास कंप्रीहेंशन के साथ आ जाती है, मतलब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। When discriminative listening skills are combined with visual stimuli, लेकिन विजुअल स्टिमुलाई भी आ जाता है, मतलब आप उस इंसान को देख भी रहे हो तो फिर तो डबल फायदा हुआ। The resulting ability to listen to body language enables us to begin to understand the speaker more fully, तो उसके बारे में आप लोग 100% फिर एक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, फिर क्योंकि आपके पास फिजिकली वो आपके सामने आके उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हो, उससे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको देखते हुए आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये एंशियस है, अपसेट है, किस मूड में है, किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, रिकग्नाइजिंग somebody is satisfied what they are saying or how they are saying it, तो इमोशनल स्टेट भी आ जाती है, फीलिंग भी एक इंसान की आ जाती है, वॉइस भी आ जाती है, साउंड भी किस तरीके से प्रोड्यूस करे, सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में आ जाती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को 1 बाय 1 करके समझा रही हूँ कि लेक्चर जो है हमारा थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया। एग्जाम्पल है क्लास,
इस एग्जाम्पल को समझिए। Imagine yourself surrounded by people who are speaking a language that you cannot understand. Perhaps passing through an airport in another country, you can probably distinguish between different voices, male, female, young, old, and also gain some understanding about what is going on around you based on the tone of voice, mannerisms, and body language of other people. You are not understanding what is being said, but using discriminative listening to gain some level of comprehension of your surroundings. बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है। एक हट के इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इसी एग्जाम्पल को मैं आगे लेके चलती हूँ क्लास। इसको ऐसे लो कि आप लोग हो, ठीक है, 8 के 8 स्टूडेंट्स हो, आप लोग चले जाते हो चाइना। इस हालत में नहीं, पेंडेमिक ख़त्म हुआ, इस हालत में नहीं, आप लोग चले जाते हो चाइना। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की एग्जांपल दे रही हूँ। वहाँ पे आप लोग को चले जाते हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को तो आपको अलिफ बे की भी नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या बोल रहे, क्या कह रहे। लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट में आप लोग चलो फर्ज करो उतर जाते हो, फिर उतर के आप लोग देखते हो इर्द गिर्द में आपको 2-3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसी टाइम पे हो जाएगी। कौन कौन सी? एक तो इस बात की कि जो इर्द गिर्द में लोग बोल रहे हैं, मेल की आवाज़ है, फीमेल की है, बच्चे की है, ओल्ड एज का कोई बंदा है, बंदी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। भले आप लोग को लैंग्वेज की समझ ना आ रही हो कि कौन सी बला बोल रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि उन लोग में मैनर्स कितना है, ठीक है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप लोग काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे, सही। उनके बारे में थोड़ी बहुत, अगर मैं कहूँ 100 में से 60 नहीं हो सकता तो 50 या 40% अंडरस्टैंडिंग आपकी उन लोगों के बारे में हो जाएगी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेस पे ही। और अगर कम्युनिकेशन पे मैं कहूँ तो आप जब उनकी आवाज़ें सुनोगे तो भी उस पर आपकी में इतनी एबिलिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग स्किल को यूटिलाइज करते हुए कि आप लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि अच्छा ये मेल की आवाज़ है, फीमेल की आवाज़ है, बच्चे की आवाज़ है, बड़े आदमी की आवाज़ है, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अब आ जाती है दूसरी साइड पे, कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग पे। अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ को समझना। किस चीज़ को समझना? मैसेज को, या जो मैसेजेस हैं, जो आपको पैगाम बताया गया है दूसरे बंदे की तरफ से, उसको फुली अंडरस्टैंड करना। लाइक डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज़ फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग। ये भी उसी तरीके से, क्योंकि ये दूसरी उसकी सब टाइप है लिसनिंग की। In order to be able to use comprehensive listening and therefore gain understanding, the listener first needs appropriate vocabulary and language skills. Comprehensive listening skill को understand करना या इसको यूटिलाइज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या बात आ जाती है कि लिसनर के लिए ये ज़रूरी है कि वो अप्रोप्रिएट वोकेबलरी को समझ सके, लैंग्वेज स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, ग्रामर कैसे यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके से प्रोनाउंस करना है ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना हो, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपने मैसेज को कन्वे करें। ये हमारे पास कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आ जाती है। यूजिंग ओवरली complicated language therefore can be a barrier to comprehensive listening. कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में एग्जाम्पल ऊपर वाली ले लो कि वहाँ पे आप लोग को क्या है, एयरपोर्ट पे तो आप लोग बसे से उतर गए, राइट, बट आप लोगों को तो उनकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही ना। कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आपके लिए बैरियर है, मुश्किल है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। आगे देख लीजिए, कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट 2 different people listening to the same thing may understand the message in 2 different ways. 7 स्टूडेंट हो, ये 2 मेंबर्स की बात है, मैं 7 को यहाँ पे उठा के कहती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी कि 7 स्टूडेंट्स हो ना क्लास, मैं लेक्चर अभी आपको दे रही हूँ इसी लैंग्वेज और ये क्या कहते हैं लिसनिंग और इंटरव्यू और इसी पे 7 के 7 स्टूडेंट्स एक ही मैसेज, एक ही लेक्चर, एक ही टीचर, एक ही वॉइस, एक ही टोन को सुन रहे हो,
लेकिन हर एक इंसान अपने तरीके से इसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ये आ गई कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग है, यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। पैगाम एक है, परसीव करना, समझना अपने अपने तरीके से। तो ये भी एक तरीके से, ये भी एक सेंस में कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग में एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, पेचीदगी आ जाती है, मसला आ जाता है, मुश्किल आ जाती है कि दो लोग एक ही पैगाम को अपने अपने तरीके से, मुख्तलिफ तरीके से समझते हैं, हालांकि पैगाम तो एक होता है, राइट। दिस प्रॉब्लम कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ ग्रुप सेटिंग लाइक अ क्लासरूम। मैंने पहले से एग्जांपल दे दी, इन्होंने अभी स्लाइड में लिखा हुआ है कि बिजनेस मीटिंग हुआ या मुख्तलिफ जो सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ मीनिंग से हम इसको देख सकते हैं, मायने से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इस बात को देख सकते हैं, ठीक है। मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, कोई भी ऐसी कोई मतलब ग्रुप में अगर कोई बात हो रही, क्लास हुआ, क्लास हुई, लेक्चर हुआ, जो भी है। अभी मैं ऑनलाइन लेक्चर की बात कर रही हूँ, हर एक स्टूडेंट अपनी तरीके से समझ रहा होगा। ये आप लोग की आ गई कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। Comprehensive listening is complemented by sub-messages from non-verbal communication such as the tone of voice, gesture भी आ गए, body language भी आ गए। अब ये non-verbal signals जो हैं ये हमारी communication में शामिल होते हैं and comprehension में भी, but can also confuse and potentially lead to misunderstandings। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स की तरफ क्यों लीड आउट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि दो बंदे एक ही बात को अपने अपने तरीके से परसीव कर रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है ना। इन मैनी लिसनिंग सिचुएशंस इट इज़ वाइटल टू सीक क्लैरिफिकेशन, यूज स्किल्स सच एज रिफ्लेक्शन एंड कम्प्रीहेंशन। रिफ्लेक्शन एंड कम्प्रीहेंशन को भी यूटिलाइज करना चाहिए। बात को समझना, अगर आपको बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। जैसे मैं यूजुअली आप लोगों को कहती हूँ कि लेक्चर के एंड पे आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करके एक पेज पे आप लोग पूछा करें, स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर किया करें, आप लोग को हर एक क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्स दूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक आप लोगों ने माशाल्लाह से क्वेश्चन भी नहीं पूछा, तो मैं इसी बेस पे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग को सारे लेक्चर की समझ भी आती होगी, राइट। तो ये आ गया आपकी कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। इसके बाद है हमारे पास MLT स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप 8 स्टूडेंट्स हो, सॉरी हर एक एग्जाम्पल में 7 स्टूडेंट्स दे रही थी, 8 स्टूडेंट्स हो। स्पेसिफिक लिसनिंग टाइप्स आ गई जो हमारे पास कुछ हैं लिसनिंग टाइप्स। डिस्क्रिमिनेटिव और कम्प्रीहेंसिव लिसनिंग तो हमारे पास आ गई ना। लिसनिंग टाइप्स कैन बी डिफाइंड बाय द गोल ऑफ लिसनिंग, कि लिसनिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका गोल जो पर्पस है, एम है, मकसद है, वो लिसनिंग है, ठीक है। लिसनिंग की टाइप्स जो भी हम लोगों ने डिफाइन कर ली, उन सारों का मकसद एक ही है कि लिसनिंग, सुनना। द 3 मेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग मोस्ट कॉमन इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, हमारे पास जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाती है, कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, लिसनिंग टू लर्न, एक चीज़ को लर्न करना, अपने इल्म में इजाफे करने के लिए हम एक चीज़ को सुनते हैं, इंफॉर्मेशन, मालूमाती। क्रिटिकल लिसनिंग, जब हम किसी चीज़ को एवेलुएट करते हैं, जज करते हैं, असेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके लिए सुनना। थेराप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ अदर्स, जो कि मैंने आप लोगों को अगर याद हो, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कंसर्न है। ये बेसिकली हमारे पास है थेराप्यूटिक और या एम्पैथेटिक लिसनिंग, ये हमारे पास वो स्किल आ जाती है। यूजुअली काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और ये लोग यूटिलाइज करते हैं स्किल को, ठीक है। क्रिटिकल हमारे पास एक सेंस में यही आ जाती है कि एवेलुएट कर स्पेसिफिक क्वेश्चन, या ये भी, ठीक है। आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ। क्रिटिकल लिसनिंग हो गया, ठीक है, थेराप्यूटिक भी हो गया, ठीक है। इन रियलिटी यू मे हैव मोर देन वन goal for listening at any given time. For example, you may be listening to learn whistle, also attempting to be empathetic. इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ लो कि हकीकत में अगर आप एक से ज़्यादा आपका मकसद है लिसनिंग के लिए गिवन टाइम में, मतलब ये कि अगर आप MLT के स्टूडेंट्स हो ना, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं आप लोगों को आपकी फील्ड से रिलेट करके एग्जाम्पल दे रही हूँ। कल को आप अपनी लैब में फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हो, ठीक है। 4 बंदे आ जाते हैं जी, एक ने BP चेक करवाना है फॉर एग्जांपल, एक ने ब्लड टेस्ट करवाना है, एक ने क्या करवाना है,
एक ने कोई इंजेक्शन लगवाना है और एक ने कुछ ऑलरेडी जो टेस्ट आप लोगों ने उनकी करवा दी हैं उनकी रिपोर्ट्स लेनी है, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास लेके जानी है। तो 4 बंदे आपके पास आ गए, ठीक। अब यहाँ पे लिसनिंग क्या है, एक सिचुएशन तो एक है ना, गिवन टाइम तो आपके पास एक ही है, एनी गिवन टाइम किसी भी से। अब सिचुएशन तो आप लोग, मैं अलग से एग्जांपल दे रही हूँ आपकी फील्ड से रिलेट करके। बंदे आपके पास 4 आ जाते हैं, लैब में आप अपना काम कर रहे हो। अब एक ही बंदा है, आप लोग 8 स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक स्टूडेंट इन 4 चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी लिसनिंग आ गई, सारी टाइप्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। कि गिवन सिचुएशन कोई भी है, इसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई सिचुएशन हो, नहीं, लिसनिंग तो हर एक सिचुएशन होती है ना। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, जिसका आपने बीपी चेक करना है वो तो वहाँ पे सीट पे बैठ जाएगा ऑपरेटर्स के पास। जिसको आपने हैंड ओवर करनी है रिपोर्ट्स, वो बंदा वेट करेगा। जिसका आपने ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसका आपने ब्लड एज ए सैंपल लेना है, वो प्रायोरिटी पे आ जाएगा आपकी लिस्ट, ठीक है। मतलब पहले आप उसको करोगे, वो अपनी तरफ से पहले आएगा क्योंकि उसने टेस्ट करवाना होगा। लेकिन आपकी तरफ से जो पहला आपने करना है ना, 4 लोग थे तो 3 लोगों, इन 4 लोगों से एक बंदे को निकाल देती नहीं क्योंकि कहानी लंबी हो गई है। 3 लोगों में से सबसे पहले आप प्रायोरिटी पे किसको रखोगे। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रही है, नॉन वर्बल लिसनिंग भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो वेट कर रहा है, ठीक है, बीपी चेक करने के लिए, तो आपकी अटेंशन उसकी तरफ भी है, आप उसको भी सुन रहे हो नॉन वर्बली, ठीक है ना। मैं आपको ये बात समझाना चाह रही हूँ बेसिकली। दूसरा बंदा जो आप अपनी रिपोर्ट्स के लिए वेट करे तो वो तो खामोशी से खड़े, तो आप उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हो, वो भी लिसनिंग है। और जो तीसरा बंदा है जो ब्लड टेस्ट करवाने आया हुआ है आपके पास, तो आप उसको भी दे रहे हो। तो एट अ टाइम आपके पास 3 लिसनिंग है, 3 तरफ आप अटेंशन दे रहे हो, जो कि ऑलमोस्ट नॉन वर्बल है। यहाँ पे अब साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हट के भी हम लोग टॉपिक को देखेंगे ना। सिर्फ ये तो नहीं कि जो लेक्चर में तो उसी को पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा हट के हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लास। तो क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग, अब तो आप लोग मुझे आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग किसको डील करोगे। तीनों बंदे हैं, तीनों की अपनी अपनी नीड है, और आप हो, आप एक बंदे हो, आपकी अपनी विलिंग है। अब ये आपका मतलब आप ये चाहते हो, आप मोटिवेटेड हो, आप ये काम कर रहे हो, विलिंग हो कि हर एक बंदे को मैं अच्छी तरीके से डील करूँ। यहाँ पे एक बंदा है, सामने 3 बंदे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप किसको ट्रीट करोगे। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लास आपको मैं ऐसे बता रही हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सबसे पहले मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में देख के रख के चलना होता है, ठीक है ना। आगे चल के आप लोगों से भी ये नहीं करना कि बस जो सामने आ गया तो वो कर दिए, बाकी सारी कहानियाँ सारे काम छोड़ दिए। अब मेरी बात सुने, आपको ये भी देखना है कि आपने रिपोर्ट्स कहाँ पे रखे थे जिस बंदे को आपने हैंड ओवर करनी है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जिस बंदे का मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसका टेस्ट किस चीज़ का है, ब्लड का, ठीक है। मतलब जल्दी उसको रिटर्न करें, यूजुअली CBC ही है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी टेस्ट में BSR हुआ, BSF हुआ, वो 30 मिनट्स के, लेकिन 15 मिनट्स का CBC हो, सबसे कम टाइम इस पर लगता है। तो CBC है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 15 मिनट वो बेचारा लेगा। लेकिन BP वाला भी तो बैठा हुआ है और BP हाई है लो है ये तो अभी पता ही नहीं है। तो तीनों जो हैं अपने अपने मकसद के लिए आए हुए हैं और तीनों जो है अपनी अपनी टेंशन में है। मैं बताती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप क्या करोगे। अगर आपको याद हो कि मैंने इनकी रिपोर्ट्स कहाँ पे रखी थी, अगर याद नहीं हो आपने ढूंढनी है तो फिर तो आप उसको कह दोगे कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि बाकी 2 बंदों की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी सीरियस होगी।
लेकिन अगर आपको याद हो कि रिपोर्ट से ड्रॉ में रखी थी, कबर्ड में रखी थी, जहाँ भी हो, तो वो तो पहले आप उसको थमा दोगे। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़, एक रिज़ल्ट देना है। लेकिन दो बाकी बंदे जो हैं उनका काम तसल्ली से करना है। ये तो नहीं कर सकते आप लोग ना, या आप लोग बिल्कुल ऐसे करोगे भी नहीं कि इंजेक्शन लेके तो आप लोग जल्दी से उसका ब्लड सैंपल ले लोगे, या जल्दी में तो बीपी भी चेक नहीं होता। ठीक है, बहुत माइनर मिस्टेक्स भी जो होती हैं तो फिर बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं कि बीपी शूट अगर हो गया एकदम से, ऐसा ना बीपी उस बंदे का हाई हो, लो हो, और आप लोग थोड़ी सी मतलब जल्दी में हो और वो उसकी रीडिंग एक्यूरेटली मैयर ना कर सको। ठीक है, तो मैं इस तरीके से आपको थोड़ी सी कहानी सेंस में समझा रही हूँ कि आप लोग इन तीनों में से कैसे करोगे। एक कहानी ख़त्म हो गई क्लास की, आपके पास, आपको पता था कि उनकी चिट्स जो थी आपने कहाँ पे रखी थी, तो वो तो आपने उनको दे दी, वो बंदा किया। अब आपको पता नहीं था कि उसकी चिट्स कहाँ पे पड़ी थी, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर लो कि आप थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन अच्छी तरीके से। ठीक है, ताकि वो रूट तरीके से या गुस्से से या उस तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से। वो तो वेट करने लग गए, या वो चले गए, उनको साइड पे कर दो, या तो वो वेट करेंगे या वो चले गए। दो बंदे हमारे पास पीछे रह गए। दो बंदों में आप सबसे पहले किसका काम करोगे? ब्लड सैंपल जो देने आया हुआ बेचारा, वो कहेगा कि पहले मुझे फारिग करें, मुझे मेरा डॉक्टर वेट कर रहे हैं, मैं तकलीफ में। बीपी वाला पेशेंट जो है वो बेचारा, बीपी वाला जो बंदा आया हुआ है तो वो बेचारा कहेगा कि मैं मर रहा हूँ, पहले मेरी रीडिंग मुहैया करें। तो फर्स्ट इन दोनों लोगों में आपने सबसे पहले बीपी को चेक करना है। ठीक है, बीपी को चेक करोगे क्योंकि सैंपल लेने में थोड़ा टाइम लगता है क्लास यूजुअली, और सैंपल आप लोगे, फिर उसको आप मशीन में डालोगे, और फिर वो जो उसकी रीडिंग वगैरह होगी, माइक्रोस्कोपिक सारी सब कुछ वो होगा, उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आप इस काबिल होगी कि रिपोर्ट आप दोगे कंप्यूटराइज्ड। लेकिन बीपी में तो ये नहीं होगा। और बीपी वाली सिचुएशन ये हमेशा याद रखिए कि ये बहुत जो होती है सीरियस कंडीशन होती है, तो इसमें हम पेशेंट को टाइम नहीं देते। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले बीपी वाले पेशेंट को उसका चेक करोगे, लो है हाई है वो तो लिख दोगे, उसको भेज दोगे। उसकी कहानी तो बेचारी की उसी टाइम पे ख़त्म होगी, 5 मिनट या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ। ये मैं लिसनिंग की बता रही हूँ कि किस तरीके से एक ही सिचुएशन की, गिवन सिचुएशन, गिवन टाइम, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों पे भी मुख्तलिफ, एक सिचुएशन में मुख्तलिफ लिसनिंग भी हो सकती है और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिसनिंग भी हो सकती है। बताने का मकसद ये था। आखिर में रह के आपने एक बंदे को फारिग कर दिया, दूसरे को तो चिटे पकड़ा दी, एक का बीपी आपने चेक कर दिया, हाई था लो था, आपने उसको मेंशन करके दे दिया, वो तो गया डॉक्टर के पास, बाकी काम अब डॉक्टर का है। पीछे रह गया आपके पास ये ब्लड सैंपल वाला, तो आपने आराम से, क्योंकि आपके पास तो अभी और रश नहीं है, तो आप आराम से उसका ब्लड सैंपल ले लोगे, फिर उसको तसल्ली से वो बंदा किया। ठीक है, और उसको आप टाइम दे दोगे कि 15 मिनट्स या 20 मिनट्स बाद आके आप अपनी रिपोर्ट ले लें। तो तीनों बंदों का काम भी पूरा हो गया, तीनों की नीड्स जो थी वो भी फुलफिल होगी, तरीके से भी होगी, और आपकी लिसनिंग जो थी इस तरीके से मैंने एग्जांपल भी दे दी। ये ओवरऑल मैंने सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल आपको उठा के दी, और बहुत जिसे कहते हैं डिटेल में इसलिए समझाया कि साइकोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि साइको सोशल हिस्ट्री टेकिंग भी था। ठीक है, तो मैं तो चूँकि आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स उस सेंस में नहीं हो कि आपको ये बताऊँ डिटेल में कि कैसे थेरेपी किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है, या हिस्ट्री उससे कैसे लेनी है, या कितने सेशंस कंडक्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके, इसलिए फिर MLT के स्टूडेंट्स हो तो मैं इक्वली फिर यहाँ पे आपको आपकी फील्ड से रिलेट करके एग्जांपल दे रही हूँ जितने मुझसे पॉसिबल हो रहे हैं। ओके क्लास, 2 स्लाइड्स रह गई, बल्कि 3 4 5 रह गई हैं। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। Whenever you listen to learn something, you are engaged in informational listening. This is true in many day-to-day situations, in education and at work. When you listen to the news, watch a documentary, when a friend tells you a recipe, when you talk through a technical problem with a computer, there are many other examples of informational listening too. बहुत इजी बात है क्लास, पहले से बता चुकी हूँ कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या होती है, जिसमें आप लोग को इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल करते हो।
डे टू डे सिचुएशन में आप देख लो, एजुकेशन में भी आप कर रहे हो, अभी भी आप कर रहे हो लाइव, ठीक है। मतलब लाइव इस सेंस में कि करंटली आप कर रहे हो, एट वर्क भी कर सकते हो, खबरें आप सुनते हो, डॉक्यूमेंट्री कोई देख रहे हो, फ्रेंड आपको कोई रेसिपी बताते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा फाइल वर्क कर रहे हो, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कोई रेडियो सुन रहे हो, यूट्यूब पे आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, तो ये सारे आपके पास लिसनिंग है। लेकिन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, although all types of listening are active, they require concentration। वही सारी कहानी है, रिपीट करने की मैं समझती की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सारी मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ कि एक्टिव प्रोसेस है ये, पूरी आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मैटर करती है। कॉन्शियस एफर्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, शऊरी तौर पे एक चीज़ को समझना। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या है कि लेस एक्टिव है देन मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ या मैनी अदर टाइप्स ऑफ लिसनिंग। When we are listening to learn or to be instructed, we are taking in information and facts. We are not criticizing or analyzing. Informational listening, especially in formal settings like in work meetings or while in education, is ठीक है। क्लास ये जो है लेस एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं इंफॉर्मेशनल लिसनिंग आपकी हो रही है, मालूमात दे रही हूँ, लर्न कर रहे हो आप लोग कोई चीज़, लेकिन हो सकता है मे भी अल्लाह ना करे, जस्ट एग्जांपल है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों कुछ स्टूडेंट्स जो वो एक्टिव लिसनिंग यहाँ पे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ रहे हो कि ये लेक्चर हमारे पास पढ़ा होगा, बाद में भी देख सकते हैं, नोट्स भी होंगे हमारे पास, पीपीटी फॉर्मेट में भी होगा, मटेरियल सॉफ्ट फॉर्म में भी होगा, कॉलेज जाके भी हम लोग हार्ड कॉपी ले सकते हैं, मैं दे चुकी होंगी, ठीक है। तो आप लोग अपने लिए ले सकते हो वहाँ से। तो आप लोग ये समझ रहे होगे कि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल हो सकती हैं, तो ये तो जस्ट इंस्ट्रक्शन है, मालूमात हैं, तो एक्टिव इन्वॉल्व आप इसमें नहीं हो रहे होगे, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ये लेस एक्टिव है। इंस्ट्रक्शन है कि मालूमात है। क्यों लेस एक्टिव है कि इसमें आप तो किसी बात को, किसी चीज़ को, किसी की कही हुई बात को असेस तो नहीं कर रहे ना, एवेलुएट तो नहीं कर रहे, जज तो नहीं कर रहे, वहाँ पे आपकी एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मतलब वही देखें, वही बात है यहाँ पे इस लाइन में, क्लास अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग की इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी रिव्यूड लेटर, के बाद में आप इस लेक्चर को बाद में भी सुन सकते हो। अभी आप लोगों को मिल जाता है, आप लोग कल भी सुन सकते हो, परसों भी सुन सकते हो, ठीक है, लेटर रिव्यू भी हो सकता है। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है जी? वी कैन बी सेड टू बी इंगेज्ड इन क्रिटिकल लिसनिंग व्हेन द गोल इज़ टू एवेलुएट, यानी एक चीज़ को जज करना, असेस करना, एवेलुएट करना, उसको कहते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग इज़ मच मोर एक्टिव, तो इसमें एवेलुएशन आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, तो ये एक्टिव बिहेवियर है इंफॉर्मेशनल के कंपैरिजन में अगर हम देखें, और इसमें किसी हद तक प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है। मतलब आपका कोई दोस्त आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, तो आप मतलब ऐसी कोई बात शेयर कर रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनेरियो बेस एग्जांपल देना चाहूँगी क्लास के, अगर आपसे आपके फ्रेंड है, कोलीग हैं, रिलेटिव हैं, जो भी है, आपसे कोई बंदा एक बात शेयर करता है कि खबरों में रात को ऐसे चल रहा था कि हालात, केसेस इतने हो गए हैं, ओवरकम हो रहा है वायरस, ये तो ठीक है, ये इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। आपने कोई खबर सुन भी नहीं, ना भी नहीं, क्योंकि आप कहोगे कि बाद में मैं सुन भी लूँगा, ठीक है, टीवी देख लूँगा, यूट्यूब भी देख लूँगा, ये बात की कहानी हो जाएगी। कुछ बातें सुन लोगे, कुछ को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल लिसनिंग में क्या है कि अगर आपको कहा जाए कि जैसे अभी मैं आपको कहती हूँ कि आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हों, या आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको मैं MCQs दूँगी, लेकिन 100 MCQs दूँगी, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो 100 MCQs दूँगी, तो आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल लिसनिंग आपकी आ जाती है कि पहले तो 20-20 होता था, 20 मतलब यूजुअली होते थे, 15 होते थे, तो अभी 100 एक दूसरे से आप शेयर करो, डिस्कस करोगे, फिर सीनियर से डिस्कस करोगे, मतलब आप कहोगे कि मिस अभी पहले ऐसा था, तो ये कैसे, यहाँ पे आपकी क्रिटिकल लिसनिंग आ गई, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप एक चीज़ को कंसिडर करोगे, एनालिसिस करोगे, डिसीजन लोगे कि हमने खुद मिस से बात करनी है, ये हुआ आपकी डिसीजन मेकिंग। Critical listening is a way to critical reading, both involves analysis of the information being received and already know, जो भी है, believe है आपका, जो भी सिस्टम है, नया जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन बिलीव है, और जो नया आप लोग इनपुट कर रहे हो वो सारा,
उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, वो हमारे पास आ जाती है क्रिटिकल लिसनिंग। वेयर एज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में भी मोस्टली कंसर्न विद रिसीविंग फैक्ट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में क्या है, वो तो इन्फॉर्मेशन है, मालूमात तो आपको मिलेगी, वो तो नहीं होगी ना, पुरानी तो नहीं होगी, मतलब ऑलरेडी तो आपके पास नहीं होगी, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। ठीक है। रिसीविंग फैक्ट्स, हकीकत की बिना पे कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन। क्रिटिकल लिसनिंग इज अबाउट एनालाइजिंग ओपिनियन एंड मेकिंग जजमेंट। Many day-to-day decisions that we make are based on some form of critical analysis, whether it be critical listening, reading or thought. कोई सोच भी हो सकती है, कोई किसी की बात हम सोच रहे हो, या कोई किसी की सोच पे हम मतलब किसी ने इंसान ने अपनी सोच हमसे शेयर की हो, तो उसको हम सोच रहे हो, उस पर बात कर रहे हो, ये समझ रहे हो, तो ये सारी क्या है, हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस हो रही होती है उस बंदे के बारे में, डिसीजन हम फिर लेते हैं उसके बाद, और ये सारी बात है क्रिटिकल लिसनिंग की। हमारे ओपिनियंस, हमारे वैल्यूज़, हमारी बिलीव्स, हमारी एबिलिटी पे बेस करते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि फॉर्मुलेट करते हैं हम अपनी फीलिंग्स पे। ठीक है, फीलिंग्स की बेस पे कि दुनिया के बारे में हमारी क्या फीलिंग्स हैं, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को फिर वेटेज देते हैं। ठीक है, कि फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, एंड देन वी मेक इन्फॉर्म डिसीजन, फाइनल डिसीजन फिर हम लोग तब बनाते हैं। थेरेप्यूटिक या एम्पैथेटिक, हमारे पास जो लिसनिंग आ जाती है, एम्पैथिक लिसनिंग क्या है, अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, टू पुट योरसेल्फ इनटू द स्पीकर्स शूज एंड शेयर देयर थॉट्स। ठीक है, एम्पैथी इज अ वे ऑफ डीपली कनेक्टिंग विद अनदर पर्सन, एंड थेरेप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग कैन बी पर्टिकुलरली चैलेंजिंग। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में आ जाता है कि हर एक इंसान में ये स्किल नहीं होती। दूसरे इंसान को हम कहते हैं हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन समझना किसे कहते हैं वो हम नहीं समझ रहे होते। तो ये यूजुअली जो होता है, ये एम्पैथी सिंपैथी से हटके है, और सिंपैथी क्या है, इट इन्वॉल्व्स मोर than being compassionate or feeling sorry for somebody else. It involves deeper connection. Empathy जो है वो deeper connection है। मैंने आपको स्टार्ट लेक्चर में कहा था, जब मैं आपको डायग्राम समझा रही थी वो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है थोड़ी सी गहरी कहानी है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी जस्ट दूसरे इंसान से हम लोग जब हमदर्दी शो कर रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि काउंसलर हुए, थेरेपिस्ट हुए, एंड अदर प्रोफेशनल्स आर थेरेप्यूटिक एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग टू अंडरस्टैंड एंड अल्टीमेटली हेल्प देयर क्लाइंट्स। ठीक, दिस टाइप ऑफ लिसनिंग डजंट इन्वॉल्व मेकिंग जजमेंट्स, में तो जजमेंट होती नहीं है, ना ही कोई एडवाइस ऑफर कर रहा था, जस्ट encouraging the speaker to explain and elaborate on their feelings and emotions. दूसरे बंदे को हम चांस देते हैं, हम उसको इतनी गहराई से सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि वो बंदा हमसे खुद बातें शेयर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्किल्स सच एज क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्शन आर ऑफन यूज्ड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें क्लैरिफिकेशन भी है एंड रिफ्लेक्शन भी है, यानी शेयरिंग भी हम करते हैं। ठीक है, हम मतलब अंडरस्टैंड, हम जब दूसरे बंदे की बात को समझ रहे होते हैं एम्पैथेटिकली, तो हम ये बता रहे होते हैं कि मैं आपकी बात को, आपके इमोशंस को, आपकी तकलीफ़ को समझ रहा हूँ, आप अपनी बात को जारी रखिए। तो इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं, तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है उससे भी हम लोग अवॉइड कर देते हैं। वी आर कैपेबल ऑफ एम्पैथिक या एम्पैथेटिक लिसनिंग के हम काबिल हैं, एंड में प्रैक्टिस इट विद फ्रेंड्स, फैमिली या कोलीग्स के साथ हम इस चीज़ को अगर बार बार अप्लाई करें तो हम इसकी प्रैक्टिस करते करते इस पर मतलब इसको यूज़ करने में अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। शोइंग एम्पैथी इज डिज़ायरेबल ट्रेट इन मैनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। You may well feel more comfortable talking about your own feelings and emotions with a particular person. They are likely to be better at listening empathetically to you than others. This is often based on similar perspectives, experiences, beliefs and values. A good friend, a parent or a sibling. For example के तौर पे आपकी बहन हुई, आपका भाई हुआ, कोई भी दोस्त हुआ, आपके पेरेंट्स हुए, आपके सिबलिंग्स हुए, बहन भाई वगैरह, आपकी कज़न भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो कि आप समझते हो कि ये मेरी बात को समझ सकते हैं। यूजुअली हम कहते हैं ना कि फ्रेंड्स में भी हमारा एक फ्रेंड जो होते हैं, हर एक उसमें ग्रुप में हर एक सोशल ग्रुप में जो होते हैं, एक हम कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों?
क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि जो बाकी लोग हमारी बात को वैसे उस तरीके से नहीं समझ सकते, हमें मशवरा नहीं दे सकते, हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जिस तरीके से ये बात को समझ सकते हैं। हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ अच्छी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ओके क्लास, ये हो गया। बाकी हमारे पास लिसनिंग की टाइप्स क्या हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, लेकिन कुछ हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं फिर भी। अप्रिशिएटिव लिसनिंग, रैपो लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग इज लिसनिंग फॉर एन्जॉयमेंट. A good example is listening to music especially as a way to relax. अप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या है? जब हम इंजॉयमेंट के लिए लिसनिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी म्यूज़िक सुन रहे होते हैं ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए। हालांकि म्यूज़िक से कोई भी रिलैक्स नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअलिज्म से इंसान रिलैक्स होता है, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रेंड बन गया कि म्यूज़िक को सुनो रिलैक्स हो जाओ, ये टोटली फेक है। सेकेंड है हमारे पास जी रैपो लिसनिंग। रैपो लिसनिंग क्या है? व्हेन ट्राइंग टू बिल्ड रैपो। रैपो मीन्स कि वही पिक्चर में आपको मैंने बता दिया कि एक इंसान जब दूसरे इंसान पे ट्रस्ट हासिल कर लेते दूसरे इंसान का, तो वो अपनी बातें शेयर कर देते, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर करने लग देते, उसका एतमाद कायम हो जाता है दूसरे बंदे पे, इसको कहते हैं रैपो। तो रैपो लिसनिंग क्या है? When trying to build rapport with others, we can engage in a type of listening that encourages the other person to trust and like us. वही बात, सेल्समैन फॉर एग्जांपल जो है, तो वो आपको इस तरीके से, मतलब उसकी एफर्ट यही होगी कि जैसे कस्टमर जाते हैं ना उसके पास, आप फ़ौरन से उधर आ जाते हैं, कहते हैं चीज़ सही है जी मैडम बताइए क्या चाहिए। तो वो शो कर रहे होते हैं कि एक्टिवली आपकी बात को सुन रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से डील किया जाएगा, इस तरीके से उनकी बिहेवियर से ऐसा लग रहा होता है, ठीक है। तो ये रैपो लिसनिंग है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉमन इन सिचुएशंस ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन किसे कहते हैं? बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना। लेकिन रैपो लिसनिंग जो है वो यूजुअली क्लिनिकल सेटअप में या हॉस्पिटल के उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होती है। रैपो लिसनिंग आप लोग अपनी फील्ड में भी कर सकते हो कि जो भी बंदा आपके पास है आप उसकी बात को समझो, गुस्से से या जल्दी में आप उसको डांटो नहीं, ठीक है, रूडली आप उसको रिस्पॉन्स ना दो, अच्छी तरीके से। कभी बहुत ज़्यादा रश भी बन जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते, तो अच्छी तरीके से और इक्वली हर एक इंसान को ट्रीट करना। Selective listening क्या है? This is more negative type of listening. It implies that the listener is somehow biased to what they are hearing. Bias can be based on preconceived ideas or emotionally difficult communications. Selective listening is a sign of failing communication. You cannot hope to understand if you have filtered out some of the message and may reinforce or strengthen your bias for future communication. Selective listening क्या है? सेलेक्टिव लिसनिंग की एग्जांपल यहाँ से दे देती हूँ कि अभी आप लोग मेरे जो लेक्चर है सुन रहे हो। सेलेक्टिव लिसनिंग ये है कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दे दिया आपको, उसमें काफ़ी पॉइंट्स अगर आप लोग अटेंटिवली आपने ना सुना कंसंट्रेशन के साथ, वो भूल चुके हो, और ये जो अभी मैं आपको बता रही हूँ कहानी, इसको आप लोगों के माइंड में है, ये हुई सेलेक्टिव लिसनिंग। मतलब आप अपनी चॉइस पे, अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की बेस पे, ठीक है। तो ये क्या है? आपके अपने आइडियाज़, अपनी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ या इमोशनल आपके जो अपनी फीलिंग्स हैं उसकी बेस पे, सब्जेक्टिव फीलिंग्स की बेस पे आप सिलेक्शन कर देते हो लिसनिंग की। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन फेल हो जाती है, क्योंकि जो बंदा आपको पैगाम पहुंचाना चाह रहा होता है वो अपने तरीके से तो पहुंचा देते हैं, आप उसको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप बात को समझ लेते हो, कुछ को स्किप कर देते हो, कुछ को अंडरस्टैंड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाती है हमारे पास सेलेक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग स्किल्स क्या हैं? फेस द स्पीकर एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब आप दूसरे बंदे से बात करो तो आप उसको फेस टू फेस देखो, मतलब फेस की तरफ देखो, उसकी आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखो, अटेंटिव रहो, लेकिन रिलैक्स रहो। कीप एन ओपन माइंड, सोना नहीं है मतलब, ठीक है, ओपन माइंड रहना है। लिसन टू द वर्ड्स एंड ट्राई टू पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। उनके अल्फाज को गौर से सुनना, और जैसे जैसे हम अटेंटिवली एक बात को सुन रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में और उसका रिस्पॉन्स हम किस तरीके से देंगे, क्या जवाब देंगे, हमारे माइंड में उसकी पिक्चर बन रही होती है। लेकिन अगर अटेंशन दें तब तो
डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सोल्यूशंस। ना तो उस दूसरे बंदे की बात में कूदो, ठीक है, उसको अपने मैसेज पूरा कन्वे करने दो, और ना ही अपने सोल्यूशंस उस पर इम्पोज करो कि नहीं नहीं इसका हल यही है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, वेट फॉर द स्पीकर टू पॉज और टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। जब दूसरा बंदा बात कर रहा हो उसको रुकने दो कि वो अपनी बात में थोड़ा वक्फा ले, तब आप उससे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। या वो अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहे, इस मतलब एक स्पेस दो, एक टाइम का गैप रखो। ये नहीं कि दूसरा बंदा भी बोलो और आप भी बीच में बोलो। सिर्फ वही क्वेश्चन सवालात पूछो जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब जो प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हो उससे ही रिलेट करके क्वेश्चन करो। ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज फीलिंग। अगर वो अफसरदा है, आपको कोई बात बता रहे, तो आप भी उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करो और उसके अल्फाज को सुनो। सिर्फ ये नहीं है, लिसनिंग में मैं आपको क्लास पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ अल्फाज वर्बल ही नहीं होते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक और रिप्लाई, उसको उसी तरीके से, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट जाहिर होगा। पे अटेंशन टू व्हाट इज़ नॉट सेड टू नॉन वर्बल क्यूज, उसको भी अंडरस्टैंड करो जो कि नहीं कहा गया, नॉन वर्बल क्यूज है। इंटरव्यू स्किल्स आ जाते हैं क्लास। रिसर्च द कंपनी, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। जहाँ पे आप लोग जॉब करने जाओगे ना, पहले तो आपने ये देखना है कि मैं कहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ। रिसर्च द कंपनी, कंपनी है किस स्टैंडर्ड की है, ऑर्गेनाइजेशन है किस स्टैंडर्ड का है, कोई वैल्यू है नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, मतलब ये आप आंखें बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि आपको इंटरव्यू कॉल आ गई आप आ जाओ, नहीं, पहले आप जगह को देखोगे। एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ब्रश अप बेसिक्स, ठीक है, कौन कौन सी बेसिक्स हैं उनको भी देखने, प्रिपेयर करने, फिर टेस्ट के लिए भी खुद को, फिर प्रिपेयर करने पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और नेचर ऑफ इंटरव्यू क्या हो सकता है। क्लास के पैनल इंटरव्यू होगा, 1-on-1 इंटरव्यू होगा, ग्रुप इंटरव्यू होगा, किस किस्म का होगा। बी पंक्चुअल, ऐसे ना हो कि आपको सुबह 9 बजे बुलाए और आप उठ के 12 बजे चले जाए, नहीं। बी अटेंटिव, ये तो मेन चीज़ है। स्पीक क्लियरली, जो भी बोलो टू द पॉइंट बोलो और क्लियरली बोलो, ठीक है। ये स्किल्स हैं इंटरव्यू के, और ऊपर हमारे पास लिसनिंग स्किल्स आ गए, ये हमारे पास टॉप इंटरव्यू स्किल्स हैं। ये ले रही है इंटरव्यू इस कैंडिडेट से भी कॉन्फिडेंट, नॉट एरोगेंट, लिसन वेल, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, प्रिपेयर, बी पंक्चुअल, थिंक बिफोर स्पीकिंग, स्पीक क्लियरली, कोहेसिवली एंड कामली। सारी चीज़ों को बैलेंस में रखते हुए आप इंटरव्यू दो, आपको हायर किया जाएगा। सो ओवरऑल क्लास ये हमारे पास आपका जो हिस्ट्री टेकिंग या लिसनिंग और इंटरव्यू का चैप्टर है वो कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज चैप्टर जो था थोड़ा सा मैंने लेंथी इस सेंस में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो इसलिए हार्डली मैं कह सकती हूँ कि 2 आवर्स या 1 आवर 30 मिनट्स का कुछ लेक्चर हो गए, ठीक है। दोनों को मिक्स कर लो तो अभी आपकी नेक्स्ट मैं जो करवाऊँगी वो एक ही चैप्टर आपका रह गया, फिर बाकी प्रैक्टिकल है तो वो मैं प्रैक्टिकली करवाऊँगी। वो सिर्फ चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आई होप सो कि आप लोग को लेक्चर की समझ आ गई है। सो प्लीज़ अगर कोई भी क्लियरेंस चाहता है, कोई भी आई मीन की क्लैरिफिकेशन चाहता है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपके अपने माइंड में अपने से कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेट करके, काइंडली पेपर जो है पेज लीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए और फिर मुझसे पूछिए। अगर सारा लेक्चर आपको क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर तो भी वेल एंड गुड, लेकिन आंसर क्वेश्चन ज़रूर पूछिए ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को आ रहा है, समझ आ रही है जो इतनी कहानियाँ मैं सुना रही हूँ या नहीं आ रही, ठीक है ना। क्योंकि मैंने लेक्चर में टॉपिक से हट के भी एक्सक्यूज़ मी हट के भी बहुत कुछ करवाया है, और 45 मिनट से मैंने ज़्यादा टाइम लिया है 2 लेक्चर्स पे, ठीक है। चैप्टर छोटा था लेकिन मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, इसलिए मैंने 2 लेक्चर में डिवाइड किया। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।